हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा मानव बस्तियाँ, चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी 12th क्लास, भारत लोग और अर्थव्यवस्था बुक का नाम है। यह चैप्टर न केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका बेस मजबूत करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मानव बस्तियाँ। सबसे पहले मानव बस्तियों का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग घर बना करके एक साथ मिल करके रहते हों, उन्हें मानव बस्तियाँ कहा जाता है। ठीक है, मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक नगरीय बस्तियाँ और दूसरी ग्रामीण बस्तियाँ। ठीक है, अब इन्हें किस आधार पर बांटा जाता है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को उनके कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों को अंजाम दिया जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। वहीं नगरीय बस्तियों में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक प्रकार के कार्य के संपन्न किए जाते हैं। भारत के अनुसार नगर कौन सा होगा, गांव कौन सा होगा, उसकी परिभाषा ये है: कोई भी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति व्यक्ति से कम हो, प्लस वहाँ की 75% पुरुष आबादी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हो, उसे ग्रामीण बस्ती कहा जाएगा। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रामीण बस्तियों का अभिप्राय है जनसंख्या 5000 से कम है, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, और पुरुष आबादी का 75% से अधिक जो है वो कृषि कार्यों में, प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, उसे ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। ठीक है, उससे अधिक होने पर नगरीय बस्ती कहा जाएगा। ठीक है, अब ग्रामीण बस्तियों को अवसंरचना के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला है गुच्छित ग्रामीण बस्तियां। ऐसी ग्रामीण बस्तियां जहां घर बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार की बस्तियां आपको नदी घाटियों, जलोढ़ मैदानों में देखने को मिलेगी। हरियाणा का उत्तरी भाग, रोहतक, सोनीपत, पानीपत के क्षेत्र में इस प्रकार की बस्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है अर्धगुच्छित बस्तियां। मैदानों में इस प्रकार की बस्तियां सामान्यतः पाई जाती हैं। घर थोड़े थोड़े दूर होते हैं लेकिन लगभग पास होते हैं, बहुत ज़्यादा सटे हुए भी नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होते। घरों के जो मकान है वो दूर होते हैं लेकिन घरों की जो दीवार है वो एक दूसरे से सटी होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये बड़ा घर है, यहाँ पर मकान है, दूसरा घर यहाँ है जिसका मकान यहाँ है, दीवार एक साथ सटी हुई है लेकिन मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्लीकृत बस्तियाँ, इसे पल्ली, पन्ना, पाड़ा या ढाणी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय पठार में इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है। ढाणी कहते ही आप उत्तर भारत से संबंधित है तो समझ ही गए होंगे। एक दूसरे से थोड़े दूरी पर घर होते हैं परंतु घर दिखाई देते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रक्षिप्त बस्तियां, ऐसी बस्तियां जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होती है। सामान्यतः एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत दूर होती है। ऐसी बस्तियां पर्वतों में, घने वनों में आदिवासी वगैरह बनाते हैं, उस प्रकार की बस्तियां होती है प्रक्षिप्त बस्तियां। ठीक है, ये ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रकार थे। उसके बाद नगरीय बस्तियां या नगरों को प्रकारों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला प्रशासनिक नगर, ऐसे नगर जिसका मुख्य कार्य प्रशासन का है, उसमें बाकी कार्य संपन्न है, लेकिन कौन सा नगर किसी एक विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। प्रत्येक नगर में एक मुख्य काम होता है, बाकी सभी गौण कार्य सभी शहरों में एक जैसे होते हैं। मुख्य काम यदि प्रशासन करना है तो उसे प्रशासनिक नगर कहा जाएगा, जैसे कि चंडीगढ़ है, जैसे कि दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, इनका मुख्य काम प्रशासन करना है, बाकी फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। उसी प्रकार दूसरा है औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, मुख्य कार्य उद्योग धंधे करना है। ठीक है, उदाहरण है भिलाई, सेलम, फरीदाबाद। परिवहन नगर, ऐसे नगर जो
बड़े बड़े पोर्ट के कारण बसे हुए हैं जहाँ पर विदेशों से सामान आता और निर्यात किया जाता है। आयात और निर्यात के जो अड्डे हैं उन्हें परिवहन नगर कहा जाता है, जैसे कोच्चि है, विशाखापत्तनम है, ठीक है। उसके बाद खनन नगर, ऐसे नगर जिसका मुख्य कार्य खनिजों को निकालना है, खनन करने के लिए जिन्हें बसाया गया है। उदाहरण है रानीगंज, जरिया आदि, ठीक है। उसके बाद गैरीसन नगर या छावनी नगर, गैरीसन नगर या छावनी नगर ऐसे नगर जिनको इस उद्देश्य से बसाया गया है कि यदि कोई हमला हो, कोई समस्या आए तो इन्हें सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ सैनिक छावनियाँ होती है, बड़े बड़े सैनिक अड्डे होते हैं। उदाहरण अंबाला है, जालंधर है, ठीक है। शैक्षिक नगर, जो नगर अपने शैक्षिक व्यवस्था के लिए पहचाने जाते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे कि IIT रुड़की है। रुड़की IIT के कारण प्रसिद्ध है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कारण प्रसिद्ध है, KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। शैक्षिक नगर शिक्षा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद धार्मिक नगर, जो धार्मिक कार्यों के कारण फेमस होते हैं। उदाहरण के लिए अमृतसर है, हरिद्वार है। मुख्य रूप से यहाँ धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं, तो इसे धार्मिक नगर कहा जाता है। अंत में है पर्यटन नगर, जो कि पर्यटन के लिए फेमस होते हैं। देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। उदाहरण है माउंट आबू, जोधपुर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा लेसन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 2 मुख्य चैप्टर थे, मुख्य टॉपिक थे इस पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर के दोनों मुख्य टॉपिक हो चुके हैं, बाकी कोई छोटे मोटे होंगे। तो हमारी एक बड़ी मैराथन आने वाली है, प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और उसको भी लाइक करें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।